हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बिहार की नदियों के बारे में, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। तो अगर मिट्टी के बारे में पढ़ा जाए तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग पेडोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में, इसके निर्माण, वर्गीकरण, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं मिट्टी का। अगर बिहार की मिट्टी के बारे में देखा जाए या पढ़ा जाए तो इसे हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है। और दो भाग में बांटने वाली एक नदियां हैं जिसे बोलते हैं हम लोग गंगा नदी। मैंने पिछले वाली क्लास में पढ़ाया था कि ये गंगा नदी है जो बिहार को दो लगभग इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक। ऊपर का जो भाग है जो जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ बिहार, नीचे का भाग बोलते हैं साउथ बिहार। मैंने पिछली वाली जो क्लास था ना उसमें मैंने बोल दिया था नॉर्थ इंडिया, तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए, अगर इंडिया को देखा जाए, जैसे ये इंडिया है आपका, ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से लेकर पंजाब से लेकर और लगभग असम तक ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। और भी क्षेत्र है लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत के अंतर्गत ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं वांगर, एक को बोलते हैं खादर। ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो है जिसे बोलते हैं बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक को बोलते हैं खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। अब बांगर का निर्माण कैसे हुआ, खादर का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में समझेंगे। तो बांगर का निर्माण हुआ, जैसे ये नदियाँ हैं, दो नदियाँ हैं, तो ये जो दोआब क्षेत्र होता है ना, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। तो इसके बीच में जो मिट्टी पाई जाएगी उससे बोलेंगे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये दूर में पाया जाता है, जैसे नदियाँ हैं उससे दूर ये पाया जाता है। नई या खादर बोलते हैं या नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो प्रतिवर्ष जो नदियाँ अपने पानी का बहाव लेकर आती है ना, तो उसके साथ बालू, मिट्टी, कंकड़ जो भी लाती है वो बिछा देती है अपने एरिया में, तो उससे निर्माण हुआ खादर का। ठीक है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, इसका उर्वरक क्षमता ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू किससे, बांगर का। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, ये बिहार है, नॉर्थ बिहार है। ठीक है। नॉर्थ बिहार में आपको बताया था ये कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण के नीचे जो ये एरिया है, ये नेपाल है, इसे बोलते हैं शिवालिक। ये हो शिवालिक, तो ये शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र में आ जाता है ये एरिया। देखिए, हिमालय की ना 4 श्रेणी है। एक को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, एक को बोलते हैं बृहद हिमालय, एक को बोलते हैं लघु हिमालय, और लघु के जस्ट नीचे है जिसे हम बोलते हैं शिवालिक। उसे और जो जैसे ये पहाड़ है या पर्वत है, तो ये जो नीचे का क्षेत्र है ना, इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। इसे बोलते हैं हम लोग तराई क्षेत्र। तो उसी के अंतर्गत ये ना, ये पहाड़ी एरिया है, तो इसे बोलते हैं पर्वत पादीय मिट्टी। ये यहाँ पे उपजाऊ कम होता है और ये पहाड़ एरिया है, इसलिए यहाँ पे मतलब उपजाऊ नहीं होता है। जैसे धान, चार, गेहूँ बहुत कम मात्रा में तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है। आगे देखिए, ये तो आप समझ गए पहला। दूसरा समझिए, ये इसे बोलते हैं तराई। मैंने अभी बताया ना तराई क्या होता है, पर्वत का जो नीचे का भाग होता है ना, उससे बोलते हैं हम लोग तराई क्षेत्र। तो इसे बोलते हैं तराई मिट्टी। ये आपका पूर्वी चंपारण है, यहाँ से लेकर ये किशनगंज है, यहाँ तक लगभग इसकी चौड़ाई है 5 से 7 किलोमीटर। ये तराई क्षेत्र का है, 5 से 7 किलोमीटर। इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तराई के बारे में, तराई मिट्टी के बारे में, तो इसका रंग होता है ना, थोड़ा हल्का भूरा होता है या पीला रंग का होता है। ये इसमें कंकड़ होता है, फिर रेत की मात्रा ज़्यादा होता है थोड़ा। ठीक है। ये उपजाऊ होता है किसके लिए, धान, गेहूं और जूट के लिए।
धान, गेहूं एंड जूट के लिए। इसमें मैंने बताया कि कंकड़ और बालू की मात्रा, थोड़ा रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो जितना भी ये एरिया देख रहे हैं पूरा, ये ना नदी है। नदी यहाँ पे कई सारी नदी है, जैसे हमने बताया था गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, और फिर आपका ये यहाँ पे एक नदियाँ हैं, क्या था नाम, हाँ महानदी। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये एरिया है, ये इसे बोलते हैं खादर। खादर ऐसे नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। इसका क्या होता है, इसका रंग होता है ना जो भूरा होता है और काला होता है। इसका विस्तार कहाँ होता है, तो ये पूर्वी पश्चिमी चंपारण है, उसका नीचे का एरिया से लेकर यहाँ तक पूर्णिया तक इसका टोटल विस्तार है। पूर्णिया, कटिहार, आपको बताया था ना, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये पूरा एरिया में ना इसका विस्तार है। यहाँ पे दरभंगा है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो सारा एरिया है ना, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर बोलते हैं। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गया। इसमें क्या क्या फसल होती है, कौन कौन सी फसल होती है, तो इसमें होती है धान, गेहूँ, जूट, ठीक है, और ये सारी फसलें होती है। और मैं एक बात बताता हूँ, जो ये एरिया है, ये इसमें ना सबसे ज़्यादा जूट होता है। जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर, ये एरिया, इसमें जूट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, या मतलब जूट के लिए ना पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एरिया में ज़्यादा जूट होती है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। और देखिए इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होता है या कमी होती है, तो चूना और क्षारीय तत्व की कमी होती है इसमें, किसमें, खादर में, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। अब आगे आइए, इससे देखिए, इससे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अभी बताया पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, और इसे बोलते हैं हम लोग बांगर। ये ना इसमें ये मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर पानी मिल जाए तो उपजाऊ हो जाएगा। पानी अगर मिल जाए तो ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो यहाँ पे गंडक नदी है ना, तो इस पर कई सारी परियोजनाएं चल रही है यहाँ पे गंडक नदी पे, तो ताकि इसमें पानी आ जाए। तो ये ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, ये जितना भी बनाया हुआ है, ये इसे बोलते हैं हम लोग बांगर। ये हो गई आपकी उत्तर बिहार की नदियाँ, इस मिट्टी। अब देखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार की मिट्टी में पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले इसे देखिए आप, इसे बोलते हैं कैमूर या रोहतास। ये है कैमूर और रोहतास। तो कैमूर है ना, तो ये ज़्यादा ना पर्वत पाट है, मतलब पर्वत भाग है, ये पर्वतीय भाग है। इसमें लाल या बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये कम उपजाऊ है, और आपको मालूम है जहाँ पे उर्वरक क्षमता कम होती है या कम उपजाऊ होता है वो एरिया, उसमें ना लोग कम रहते हैं वहाँ पे। तो इसको इसीलिए ना यहाँ पे जन्म घनत्व सबसे कम है। बिहार के अंदर सबसे कम जन्म घनत्व कहाँ, तो ये कैमूर के अंदर। ज़्यादा जहाँ पे उपजाऊ होगा वहाँ सघन एरिया होगा, मतलब जनसंख्या सघन होगी, ठीक है। और जहाँ पे कम उपजाऊ होगा वहाँ पे लोग कम रहेंगे। नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है, ये तो आप समझते ही हैं। अब देखिए ये एरिया है जो बांका का एरिया, ठीक है, ये पूरा, और भी बहुत सारा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसे बोलते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता है, इसलिए क्योंकि इसमें लोहा तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये मिट्टी लाल होती है। इसमें कौन कौन सी उपजाऊ होती है, इसमें होती है दलहन, मक्का, और देख लो यार, चलो चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये इसे बोलते हैं कैराल या कैवाल। इसका रंग हल्का पीला और गहरा, मतलब हल्का भूरा रंग का होता है। ये सारी मिट्टी, जैसे ये क्षेत्र है पटना का है, बिहार है, पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा। और नालंदा के बारे में एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, सोन हो गए, पुनपुन हो गई, फल्गु नदी हो गई। तो ये एरिया ना ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे ना कौन कौन से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, तो इसमें होता है धान होता है, गेहूँ होते, बाजरा होती है, अरहर, ये सब ये एरिया में ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और हमको समझना है, जो ये गंगा नदी है, जो गंगा रिवर है,
इसके नीचे का जो एरिया है ये लगभग पट्टी जैसी है, ऐसी चौड़ी। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, पट्टी चौड़ी पट्टी है नीचे दक्षिण एरिया में, ये गंगा नदी के दक्षिण में। इसे बोलते हैं टाल मिट्टी। ठीक है, ये रबी फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जब जैसे पानी आ गई गंगा नदी में तो बहुत सारे एरिया पानी से भर जाता है। जब पानी जैसे पानी का सीजन, बरसात का सीजन ख़त्म हो गया तो वो सूख जाने के बाद यहाँ पे रबी फसल ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ करेंगे वहाँ पे। अच्छा, एक बात समझना चाहिए, रबी फसल में कौन कौन सा आता है। तो रबी फसल में अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसे बोया जाता है रबी फसल को। इसमें आता है आपको गेहूँ, जौ, टमाटर, चना, सरसों, ये सब है रबी फसल के अंतर्गत। एक होता है जिसे हम बोलते हैं खरीफ फसल, जो जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है और 4 महीने के बाद काट लेते हैं। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पढ़े लिखे हैं आप लोग। इसमें होता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इस एरिया में होता है, मतलब इसे बोलते हैं खरीफ फसल। और रबी फसल इस एरिया में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बार आप खुद भी पढ़िए, मैंने जो हुआ हमसे वो बताएं, आप भी एक बार घर पर पढ़िए, और जब पढ़े ना तो आप रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को ना अच्छा से अध्ययन कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे हवा में उड़ता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही होता है, जब मैं पढ़ता हूँ ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, जब ढंग से पढ़ता हूँ तब समझ में आता है कि हो ये ऐसे होना चाहिए। तो आप अच्छा से तैयारी कीजिए, पढ़िए और डेली पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए लेकिन डेली। ठीक है, न कि आज सो जाते हैं चल परसों पढ़ लेंगे, ऐसे बकवास से काम नहीं चलेगा, डेली पढ़िए। ठीक है, तो चले फिर, थैंक यू।